अब नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं हम लोग का ये सेकंड पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊपर में हम लोग का टॉपिक बचा हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से शुरू किया जाए और रीडिंग लगाते हैं क्या लिखा हुआ है सब, ठीक है। लिखा हुआ है इस टॉपिक में हमको पढ़ना है पिस्टिल के बारे में, मेगा स्पोरेंजियम के बारे में एंड एम्ब्रायो सेक के बारे में। क्या क्या है सो देखते हैं। द गाइनोसियम गाइनोसियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो गाइनोसियम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। मतलब कि अगर फ्लावर में गाइनोसियम कितना पीस हो, एक पीस हो, उसको उसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? मोनोकार्पलरी। और में हैव मोर देन वन पिस्टिल, उसको बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। क्या बोलेंगे उसको? मल्टी कार्पलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल में बी फ्यूज्ड। मतलब कि जैसे कि ये थैलेमस है, ये थैलेमस है इस तरह से, और इस थैलेमस में मान लीजिए ये हमारा गाइनोसियम है और इस तरह से ये गाइनोसियम है। तो बोल रहा है कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। अगर दो होगा तो दोनों, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपस में फ्यूज्ड है, ऐसा भी हो सकता है दोनों आपस में फ्री है, ठीक है। तो उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग टर्म यूज किया गया है। क्या टर्म है सो देखते हैं। टर्म बताया गया है कि मे हैव मोर देन वन पिस्टिल। अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल होगा तो टर्म यूज किए मल्टी कार्पलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल, पिस्टिल में बी फ्यूज्ड। बोल रहा है कि अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल होगा तो वो हो सकता है कि वो फ्यूज्ड होगा। उसके लिए टर्म यूज करेंगे सिन कार्पस, उसको बोलते हैं हम लोग सिन कार्पस। जहाँ पे पिस्टिल आपस में क्या हो, फ्यूज्ड हो, उसके लिए टर्म क्या यूज किए? सिन कार्पस। और मे बी फ्री, अगर वो फ्री होगा तो उसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? एपोकार्पस। ईच पिस्टिल हैज़ थ्री पार्ट। हर एक पिस्टिल का कितना पार्ट होता है? तीन पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इसको बोले स्टिग्मा, इसको बोले स्टाइल, और इसको बोले ओवरी, और जहाँ से ये अटैच है उसको बोले हम लोग थैलेमस, ठीक है। अब बोल रहा है कि ईच पिस्टिल हैज़ थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ पे आता है? पोलन ग्रेन हमारा इस स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करता है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। आगे देखते हैं। Stigma serve as a landing platform. The style is the elongated cylinder part beneath the stigma. The basal bulge part of the pistil is the ovary. मतलब जो फुला हुआ पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? बल्ज पार्ट, दैट इज ओवरी को बोला जा रहा है बेसल बल्ज पार्ट। इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल। इनसाइड ओवरी के अंदर में क्या प्रेजेंट है? लॉक्यूल प्रेजेंट है इस तरह से। ये मान लीजिए हम एक पिस्टिल का फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये पिस्टिल है और इस पिस्टिल में इस तरह से बहुत सारा चेम्बर प्रेजेंट है। इसी चेम्बर को बोला जाता है लॉक्यूल, और उस लॉक्यूल के अंदर में प्रेजेंट है हमारा ओव्यूल। क्या प्रेजेंट है वहाँ पे? ओव्यूल प्रेजेंट है। तो क्या लिख रहा है कि इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी दैट इज लॉक्यूल, और इसको दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं? ओवेरियन कैविटी, उसको बोल रहे हैं लॉक्यूल एंड ओवेरियन कैविटी। द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और इसी कैविटी के अंदर में क्या प्रेजेंट है हमारा? एक लाइनिंग होता है जिसको बोलते हैं प्लासेंटा, जिससे क्या अटैच होता है? ओव्यूल अटैच्ड होता है उसी प्लासेंटा से। लिखा हुआ है रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लासेंटेशन दैट यू स्टडीड इन द क्लास 11। ये मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहा है कि कितना तरह का प्लासेंटेशन हम लोग पढ़े थे। एक पढ़े थे मार्जिनल प्लासेंटेशन, एक पढ़े थे एक्साइल प्लासेंटेशन, एक पढ़े थे फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, और एक पढ़े थे बेसल प्लासेंटेशन। ये क्लास 11 में पढ़ाया गया था मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, वही लिखा हुआ था। बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटेशन आर दी मेगा स्पोरेंजिया। बोल रहा है कि प्लासेंटेशन के अंदर जब हम लोग जा रहे हैं, प्लासेंटा से क्या अटैच्ड है? ओव्यूल अटैच्ड है, और ओव्यूल के अंदर में क्या प्रेजेंट है? मेगा स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट है? मेगा स्पोरेंजिया। कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? ओव्यूल बोल रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी वन। ओव्यूल कितना हो सकता है? एक हो सकता है। किसमें? एग्जाम्पल दिया वीट, पैडी एंड मैंगो, और टू मेनी पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। तो इसको साइड में लिखिएगा, साइड में लिखिए यहीं पे कहीं पे कि वीट, पैडी एंड मैंगो, इन तीनों के पास कितना ओव्यूल है? वन ओव्यूल है तीनों के पास। वीट, पैडी, मैंगो के पास वन ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा पपाया
पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड, इनके पास कितना ओव्यूल है? इनके पास मेनी ओव्यूल है, मेनी ओव्यूल। ठीक है, यहाँ तक बात करते हैं आगे। आगे लिखा हुआ मेगा स्पोरेंजियम, और उसी को क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, लेट अस फेमिलियराइज अवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय अ मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फुनिकल। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो ओव्यूल है वो अटैच्ड होता है किसके थ्रू? प्लासेंटा के थ्रू, बाय अ मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। जैसे कि कैसे बना सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक कार्पेल बनाते हैं, और इस कार्पेल में बताएं अभी जस्ट कि इस तरह से ओवेरियन कैविटी होता है, और ओवेरियन कैविटी के अंदर में प्रेजेंट क्या है? प्लासेंटा। क्या प्रेजेंट है? प्लासेंटा। और उस प्लासेंटा से क्या अटैच होता है? उस प्लासेंटा से अटैच होता है ओव्यूल। क्या अटैच होता है? ओव्यूल। ओव्यूल को ही क्या बोला जाता है? मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोला जाता है? मेगा स्पोरेंजियम। तो ये जो ओव्यूल अटैच्ड है ना, तो यहाँ पे अगर इसको हम इनलार्ज करके देखते हैं, जैसे कि इस ओव्यूल को थोड़ा सा बाहर निकाल करके देखते हैं कि कैसे अटैचमेंट है, तो ये जो लेयर बना दिए तो रेड से ही बनाते हैं। ठीक है, रेड कलर से यहाँ पे प्लासेंटा बनाए हैं, तो ये प्लासेंटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये अटैचमेंट को बोलते हैं, ये हो गया ओव्यूल, तो इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, और ये हो गया प्लासेंटा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगा प्रोसेस, कहाँ थे हम लोग? इधर ही थे। लेट अस फेमिलियराइज अवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। बोल रहा है कि ओव्यूल प्लासेंटा से किसके थ्रू अटैच्ड है? फ्यूनिकल से अटैच्ड है। ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है ये किसके थ्रू अटैच्ड है? इसको बोल रहे हैं हम लोग फ्यूनिकल के थ्रू वो अटैच्ड है। आगे बात करेंगे। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन अ रीजन कॉल्ड हाइलम। बोल रहा है कि ये जो क्या बोल रहा है? द बॉडी, कहाँ गया? द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। कि ओव्यूल का बॉडी है, यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसको बोलेंगे हम लोग हाइलम। क्या बोलेंगे? हाइलम। ठीक है, यहाँ तक बात। आगे करते हैं बात। हाइलम, दस द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। हाइलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हाइलम जंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूनिकल के बीच में एंड ओव्यूल के बीच में एक जंक्शन है, उस जंक्शन का नाम क्या है? हाइलम। ठीक है, यहाँ तक बात। आगे बात करेंगे। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव इनवेलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। हर एक ओव्यूल के पास एक या फिर एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिव इनवेलप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये हो गया पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दैट इज़ हाइलम, ये हो गया फ्यूनिकल, और यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट एंड आउटर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ तक बात। तो इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो कि प्रोटेक्शन कर दे रहा है। तो ये हो गया हमारा इनर इंटीग्यूमेंट एंड आउटर इंटीग्यूमेंट, इसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ईच ओव्यूल हैज़ अ वन और टू प्रोटेक्टिव इनवेलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट इन सर्कल, क्या बोल रहा है? इंटीग्यूमेंट इन सर्कल द nucellus except at the tip where a small opening called micropyle is organized। यहाँ तक पढ़े हम लोग। अब यहाँ तक डायग्राम से देखेंगे। ये जो इंटीग्यूमेंट है ये इन सर्कल कर रहा है, मतलब घेर रहा है किसको? यहाँ पे ये जो न्यूसेलर सेल है, यहाँ पे ये जो सेल है इसका नाम है न्यूसेलस। क्या नाम है इसका? न्यूसेलस। अब ये जो न्यूसेलस को कौन घेर रहा है? इंटीग्यूमेंट। बट ये न्यूसेलस को एक जगह पे नहीं घेर पा रहा है, उस जगह का नाम है माइक्रोपाइल। क्या नाम है इस जगह का? माइक्रोपाइल पोर भी बोलते हैं, माइक्रोपाइलर पोर। ठीक है, इस जगह को बोल रहे हैं माइक्रोपाइल, और इस एरिया को बोला जा रहा है माइक्रोपाइलर पोर। यहाँ पे ये है माइक्रोपाइलर पोर। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, और यहीं से आगे का फॉर्मेशन होगा। देखते हैं क्या है। ईच ओव्यूल हैज़ अ वन और टू प्रोटेक्टिव इनवेलप कॉल्ड द इंटीग्यूमेंट। ठीक है, इंटीग्यूमेंट इन सर्कल द nucellus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized।
आगे पढ़ेंगे ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट बोल रहे हैं उसको। द इंटीग्यूमेंट इनसर्कल द न्यूसिलस एक्सेप्ट एट अ टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। बोल रहा है कि सिर्फ एक जगह पे इंटीग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट है, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। मतलब कि माइक्रोपाइल के ऑपोजिट में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं चलाजल पोल। क्या बोलते हैं, चलाजल पोल। ये किसके ऑपोजिट में है, देखो यहाँ पे ये माइक्रोपाइल है और यहाँ पे ये चलाजा है, तो इसी को बोलते हैं चलाजल पोल बोला जाता है। किसके ऑपोजिट में है, माइक्रोपाइल के ऑपोजिट में है चलाजल। यहाँ पे ये माइक्रोपाइल और यहाँ पे ये चलाजल पोल। आगे बात करते हैं माइक्रोपाइल। Opposite to the micropyle, a micropylar end is a chalaja representing the basal part of the ovule। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओव्यूल का बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओव्यूल का बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। इंटीग्यूमेंट के अंदर में क्या प्रेजेंट है, इंटीग्यूमेंट के अंदर में प्रेजेंट है न्यूसेलर सेल। इसको यहाँ पे बहुत सारा सेल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूसेलस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूसेलस बोला जाता है इसको। आगे बात करेंगे मास कहाँ चला गया, ऑर्गेनाइज इनटू माइक्रोपाइलर एंड हो गया। इनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट इज द मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसेलस। ठीक है, सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल। न्यूसेलस के सेल के पास क्या प्रेजेंट है, सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैज अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल। न्यूसेलस के सेल के पास बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बहुत सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। लोकेटेड इन दी न्यूसेलस इज द एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। न्यूसेलस के अंदर में क्या लोकेटेड है, एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रायो सैक को ही क्या बोला जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे देखिए एम्ब्रायो सैक यहाँ पे लोकेटेड है। न्यूसेलस के पास क्या लोकेटेड है, ये सारा सेल न्यूसेलस है और यहाँ पे अंदर में एक सेल है जिसको बोल रहे हैं हम लोग एम्ब्रायो सैक, और इसी को बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ तक बात। आगे देखते हैं बात। फिर लिखा हुआ फीमेल गैमेटोफाइट एंड ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रायो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगा स्पोर। बोल रहा है कि जनरली ओव्यूल के पास कितना एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है। ये जो एम्ब्रायो सैक है ओव्यूल के पास जनरली कितना होता है, एक होता है। ठीक है, हर ओव्यूल में कितना हो सकता है, जनरली 1 हो सकता है एम्ब्रायो सैक। आगे बात करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ, मेगा स्पोरोजेनेसिस। आगे टर्म है मेगा स्पोरोजेनेसिस, समझ लेते हैं। लिखा हुआ कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर का फॉर्मेशन किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से। इस प्रोसेस को क्या बोले, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोल रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ओव्यूल है। ठीक है, इस तरह से ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल में जो अंदर में सेल है इसको बोल रहे हैं हम लोग न्यूसेलस। क्या बोल रहे हैं इसको, न्यूसेलस। अब ये जो ओव्यूल का न्यूसेलर सेल है ना, यही न्यूसेलर सेल अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है किस रीजन के थ्रू, माइक्रोपाइलर रीजन के पास। मतलब कि वैसा न्यूसेलर सेल जो ऊपर के साइड में है ना, माइक्रोपाइल रीजन के साइड है, अपने आप को मॉडिफाई करके वो बना लेता है मेगा स्पोर मदर सेल। किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, मेगा स्पोर मदर सेल, और इसके चारों तरफ इस तरह से न्यूसेलर सेल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात। अब यहाँ से क्या होगा कि इस माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और फॉर्मेशन होगा 4 सेल का। ये चारों क्या है, मेगा स्पोर है। ये चारों क्या है, मेगा स्पोर, जिसमें से ये 3 मेगा स्पोर क्या हो जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा, और 1 मेगा स्पोर को बोलेंगे हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर। और यही फंक्शनल मेगा स्पोर फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रायो सैक का। क्या फॉर्मेशन करेगा, यही फंक्शनल मेगा स्पोर किसी का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रायो सैक का। क्या बताएं, ओव्यूल के अंदर में बहुत सारा न्यूसेलस सेल है। इन्हीं न्यूसेलस सेल में से एक सेल जो है सो अपने आप को मॉडिफाई करके क्या बना लिया, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बना लिया, मेगा स्पोर मदर सेल, MMC। इस मेगा स्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ। जब इसके अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ तो कितना मेगा स्पोर बना, 4 मेगा स्पोर बना, जिसमें से 3 मेगा स्पोर क्या हो गया, डिजेनरेट हो गया, और एक जो मेगा स्पोर बना बचा उसको हम लोग बोले फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या बोले उसको,
फंक्शनल मेगास्पोर, और यही फंक्शनल मेगास्पोर बाद में जाके किस चीज़ में डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रायो सैक में डेवलपमेंट करेगा। और एम्ब्रायो सैक का ही दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ तक बात। आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ मेगा स्पोरोजेनेसिस। अच्छा, मेगा स्पोरोजेनेसिस किसको बोले, इस मेगा स्पोर मदर सेल से इस मेगा स्पोर बनने तक की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात करते हैं आगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने तक के प्रोसेस को क्या बोले, मेगा स्पोरोजेनेसिस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन अ माइक्रोपाइलर रीजन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ओव्यूल के अंदर डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करेगा इन माइक्रोपाइलर रीजन। किस रीजन में, इस रीजन में सारा तो न्यूक्लियस सेल है, बट इसी न्यूक्लियस सेल में माइक्रोपाइलर रीजन वाला जो न्यूक्लियस सेल है वो अपने आप को मॉडिफाई करके क्या बना लिया, मेगास्पोर मदर सेल। उसके अंदर मियोसिस हुआ, 4 माइक्रोस्पोर का मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से 3 डीजेनरेट कर गया और एक जो बचा इसको बोले हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर, और यही फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्मेशन किया, एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आगे यही डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए डायग्राम क्या दिया हुआ है, डायग्राम में ये दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार अच्छे से इस डायग्राम को। जैसे कि इस ए डायग्राम में ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसको क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, और इसके चारों तरफ क्या घेरा हुआ, ये न्यूक्लियस सेल है। क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये सारा क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या, ये बीच में क्या प्रेजेंट है, मेगा स्पोर मदर सेल। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। अब हुआ क्या कि यहाँ पे मेगा स्पोर पहले बनेगा डायड। जैसे कि देखो अचानक से नहीं बन जाएगा ना, कि इस मेगा स्पोर मदर सेल में पहले हुआ मियोसिस 1। क्या हुआ, मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस 1। फिर मेगा स्पोर इस पे क्या हुआ, फिर मियोसिस 2। जब मियोसिस 1 हुआ तो इसके अंदर 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है मेगा स्पोर डायड। क्या बोला जा रहा है, मेगा स्पोर डायड। एक सेल ये बना, एक सेल ये बना, और यहाँ पे साइड में अभी भी न्यूक्लियस इसको पूरा चारों तरफ से घेरे हुए, और ये माइक्रोपाइलर एंड रिप्रेजेंट कर रहा है। जब यहाँ पे मियोसिस 2 हुआ ना तो सेल का फॉर्मेशन हुआ 4, ये हो गया मियोसिस 2। और मियोसिस 2 में कितना सेल का फॉर्मेशन हुआ, 4, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है मेगा स्पोर टेट्राड। क्या बोला जा रहा है इसको, मेगा स्पोर टेट्राड। अब इसी मेगा स्पोर टेट्राड में से 3 मेगा स्पोर क्या हो जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा, और एक जो मेगा स्पोर बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या बोलेंगे उसको, फंक्शनल मेगा स्पोर बोलेंगे। बात समझ में आया, क्या हम बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं यही चीज़ यहाँ पे डायग्राम जो ऊपर भी बताए ना, ये डायग्राम में भी वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। अभी बताएं कि ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल में बीच में जो सेल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब इन्हीं न्यूक्लियस में से माइक्रोपाइलर रीजन वाला न्यूक्लियस सेल जो है अपने आप को मॉडिफाई करके बना लेता है मेगा स्पोर मदर सेल, ये वाला बीच वाला सेल। और इसके चारों तरफ क्या घेरा हुआ है, इसके चारों तरफ घेरा हुआ है न्यूक्लियस सेल। तो इस मेगा स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस, फॉर्मेशन किया 4 मेगा स्पोर का, जिसमें से 3 मेगा स्पोर क्या हो गया, डीजेनरेट कर गया, और एक जो ये बचा हुआ है इसको बोले हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर। इसमें से डेवलपमेंट हुआ एम्ब्रायो सैक का। तो वही चीज़ ये डायग्राम बता रहा है। ये डायग्राम क्या बता रहा है, अच्छा ये याद रखना कि फंक्शनल मेगा स्पोर बनने तक में कितना बार मियोसिस हो चुका है, मियोसिस हो चुका है 2 बार। जैसे एक बार यहाँ पे हुआ होगा, जैसे कि ये सेल है जिसमें से इसको बोल रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल, और इसका चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियस, इसको चारों तरफ से घेर करके रखे हुए। जब इसमें मियोसिस 1 हुआ ना तो इसमें कितना सेल का फॉर्मेशन हुआ, 2 सेल, तो इसको बोले डायड ऑफ अ सेल। एक सेल ऊपर में, एक सेल नीचे में, क्या बोला गया इसको, डायड ऑफ अ सेल। जब इसमें मियोसिस 2 हुआ तो इसका 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से 3 सेल क्या हो जाएगा, डीजेनरेट, और एक सेल जो बचा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात। आगे बात करते हैं डायग्राम में क्या लिखा हुआ था, पार्ट ऑफ द ओव्यूल शोइंग लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, a dyad and a tetrad of a megaspore, 248 न्यूक्लियेट स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो सैक एंड अ मैच्योर एम्ब्रायो सैक। फिर ये बी नंबर के बारे में है, इसके बारे में 248, अभी इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद फॉर्मेशन होगा मैच्योर एम्ब्रायो सैक। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ये हो गया हमारे पास मैच्योर। सी नंबर में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रायो सैक, और इसी को क्या बोला जा रहा है, मैच्योर एम्ब्रायो सैक बोला जा रहा है। जिसमें यहाँ पे ऊपर में कितना तरह का सेल है, 3 तरह। इसमें ऊपर में 3 सेल है जिसको बोलते हैं एंटीपोडल। ऊपर वाले सेल को क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। बीच वाले सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये जो सेल है ना, ये पूरा सेल क्या है, सेंट्रल सेल, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल।
उसके बाद सेंट्रल सेल के बाद क्या है, सेंट्रल सेल के बाद बीच में इस सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद यहाँ पे एक एग सेल प्रेजेंट है और बीच में यहाँ पे 2 सिनर्गिड्स प्रेजेंट है, और इस सिनर्गिड्स में क्या प्रेजेंट होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं हम लोग फिलीफॉर्म अपैरेटस। इसका काम है पॉलन ट्यूब को गाइड करना। क्या काम है इसका, पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ट्यूब आएगा ओव्यूल में एंट्री लेने के लिए, तो पॉलन ट्यूब जब इधर से आएगा ना, तो पॉलन ट्यूब को एंट्री कौन देगा, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस उसको मदद करेगा पॉलन ट्यूब को एंट्री होने में। ठीक है, यहाँ तक बात करते हैं आगे। ये सब हम लोग देख लिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से। यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन अ माइक्रोपाइलर रीजन पे डिफरेंशिएट करेगा और ऑफ द न्यूसिलस। ठीक है, इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। बोल रहा है किसके बारे में बात कर रहा है, ये न्यूसिलस के बारे में बोल रहा है कि न्यूसिलस कैसा है, न्यूसिलस लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म है। कैसा साइटोप्लाज्म है न्यूसिलस के पास, डेंस साइटोप्लाज्म है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस अच्छा खासा न्यूक्लियस है जो आराम से हमको दिख रहा है। फिर आगे बात करेंगे, द एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन किया यहाँ पे, एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। यहाँ पे एमएमसी का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। एमएमसी जो नेचर है एमएमसी का, एमएमसी इज 2n। एमएमसी क्या है, 2n। जब इस एमएमसी से फॉर्मेशन होगा हमारे पास मेगा स्पोर का, तो ये बनेगा n। ठीक है, तो हैप्लॉइड्स डिप्लॉइड से हमको क्या बनाना है, हैप्लॉइड को लेकर के आना। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे म्यूसिस होने का रीज़न यही है कि यहाँ पे हमको क्या करवाना है, यहाँ पे हमको हैप्लॉइड सेल बनाना है। इसीलिए यहाँ पे एमएमसी में क्या परफॉर्म किया गया, म्यूसिस परफॉर्म किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, म्यूसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ 4 मेगास्पोर। म्यूसिस से क्या हुआ, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ऊपर भी यहाँ पे बताएं कि म्यूसिस से ये एमएमसी में ये जो म्यूसिस हुआ, कितना सेल का फॉर्मेशन हुआ, 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से 3 सेल डिजेनरेट कर गया और एक सेल जो बचा वो फॉर्मेशन, उसको बोले हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर। और फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बना, एम्ब्रायो सैक बना। ठीक है, यहाँ तक। आगे बात करते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में बात करते हैं। तो फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एम्ब्रायो सैक को क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। इन अ मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। क्या बोल रहा है, 4 में से एक, जैसे कि 4 बना था, 4 में से ये 3 क्या हो जाएगा, डीजेनरेट, और एक जो बचेगा इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। वाइल द अदर 3 डीजेनरेट, जिसमें से 3 क्या हो जाता है, डीजेनरेट होता है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट और मेल एम्ब्रायो सैक। समझ गए बात को। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये बनेगा एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक, और इसी को क्या बोला जाता है, फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ तक बात। आगे बात करते हैं। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक। अब इसको मोनोस्पोरिक क्यों बोल रहे हैं, मोनोस्पोरिक इसलिए बोल रहे हैं कि देखो जो हम बनाए थे एमएमसी से, कितना सेल बनाए थे, 4 सेल बनाए थे, इसको बोले मेगा स्पोर। बट इस मेगा स्पोर में से 3 सेल क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया, और एक जो सेल बचा है इसको बोले फंक्शनल मेगा स्पोर। इससे फॉर्मेशन हुआ एम्ब्रायो सैक का। लेकिन अब इसको मोनोस्पोरिक क्यों बोल रहे हैं, 4 स्पोर में से एक ही स्पोर फर्दर डेवलप किया, इसीलिए इसको बोल रहे हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं इसको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। 4 मेगा स्पोर बना बट एक ही मेगा स्पोर फर्दर डेवलप किया, तो इसके लिए टर्म यूज किया गया मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक क्यों बोले, क्योंकि 4 स्पोर में से कितना स्पोर डेवलप किया, एक ही डेवलप किया, इसीलिए इसको हम लोग बोल दिए मोनोस्पोरिक। आगे बात करेंगे, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस। न्यूसिलस का प्लॉइडी क्या होगा, एमएमसी का प्लॉइडी क्या होगा, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड द फीमेल गेमेटोफाइट का प्लॉइडी क्या होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, न्यूसिलस का प्लॉइडी क्या होना चाहिए बताइए, न्यूसिलस का प्लॉइडी होना चाहिए 2n। एमएमसी का प्लॉइडी क्या होना चाहिए, 2n होना चाहिए। फंक्शनल मेगास्पोर का प्लॉइडी क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। एंड फीमेल गेमेटोफाइट का प्लॉइडी क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात करेंगे थोड़ा सा आगे। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायो सैक। अब एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एम्ब्रायो सैक क्या है, एफ फंक्शनल मेगास्पोर से एक स्ट्रक्चर बनेगा, ऊपर में 3 सेल रहेगा, नीचे में 3 सेल रहेगा, बीच में इस तरह से 2 न्यूक्लिया रहेगा, इसी को बोलेंगे एम्ब्रायो सैक बोलेंगे।
तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर से एक ही बार में तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर गया होगा, कुछ उसके अंदर डिवीजन हुआ होगा, वही डिवीजन देखेंगे। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायोसेक इन डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक। देख लेते हैं एक बार पूरा, हम लोग डेवलपमेंट को ही देख लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रायोसेक में। ये अचानक से तो नहीं बन गया होगा इस तरह से, इसमें बहुत सारा प्रोसेस हुआ होगा, तो वही प्रोसेस को देखेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, इसको बोले हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हुआ ना, एक बार माइटोसिस हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस। तो जब एक बार माइटोसिस हुआ ना इस फंक्शनल मेगास्पोर में, तो इसका जो न्यूक्लियस है इसको ब्लैक से ही बनाते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस है ना वो दो पार्ट में डिवाइड कर गया। अंदर में जो न्यूक्लियस है कितना पार्ट में डिवाइड कर गया, दो पार्ट में डिवाइड कर गया। एक न्यूक्लियस इधर आ गया और एक न्यूक्लियस इधर आ गया, ठीक है। यहाँ तक अभी कितना माइटोसिस किए हैं, एक माइटोसिस किए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब इसके अंदर फिर से एक बार माइटोसिस होगा, मतलब ऊपर वाले इसमें एक बार माइटोसिस होगा, इसमें एक बार माइटोसिस होगा। तो एक सेल से यहाँ पे कितना सेल बन जाएगा, दो सेल बन जाएगा, और नीचे में कितना सेल बन जाएगा, दो सेल बन जाएगा। इसको बोले माइटोसिस 2, मतलब दूसरा माइटोसिस हो गया, माइटोसिस, ये सेकंड माइटोसिस हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे फिर से माइटोसिस होगा, एक बार और माइटोसिस एक बार और होगा। फिर ऊपर वाले दोनों सेल में माइटोसिस होगा, नीचे वाले दोनों सेल में होगा। तो यहाँ पे दो सेल है, यहाँ पे दो सेल है, तो दो यहाँ पे चार सेल बन जाएगा। इसमें एक बार माइटोसिस करेंगे तो इससे दो सेल बनेगा, इससे दो सेल बनेगा, इससे दो सेल बनेगा, इससे दो सेल बनेगा, ठीक है। तो ऊपर में कितना सेल हो गया हमारे पास, चार सेल हो गया। नीचे में कितना सेल हो गया, चार सेल हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारा फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। ये कितना न्यूक्लियस है हमारे पास, जैसे कि सेल का फॉर्मेशन अगर बात करें तो ये हमारे पास सेल हो गया 8 सेल हो गया, ठीक है। जिसमें से एक सेल इधर आ जाएगा, एक सेल इधर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में एक मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, जहाँ पे ऊपर में जो ये जो तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस तो अच्छा, ये एक स्टेप हम आ गए ऊपर। ये न्यूक्लियस पहले हम बना देते हैं इस तरह से। यहाँ पे 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे 3, और बीच में 2 यहाँ से जो ऊपर से गया, ठीक है। अब इसके ऊपर फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ऊपर से कवरिंग आ जाएगा, ठीक है। और ये उसी तरह रहेगा। तो इन तीनों को बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल सेल। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इनको और इनको बोलते हैं सिनर्गेट्स, और इनको बोलते हैं एग सेल, और इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक को ही बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये कितना बार माइटोसिस किए, एक बार यहाँ किए, एक माइटोसिस, दो माइटोसिस, तीन माइटोसिस हुआ, तब जाके इसके अंदर 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। और न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाने के उसके बाद जाके साइटोकाइनेसिस होकर के सेल इसके ऊपर अलग अलग कवरिंग आ गया। तो ये जो डिवीज़न हुआ ना, ये कैसा डिवीज़न हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न का मतलब एक ऐसा डिवीज़न जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। तो देखेंगे ये जो सेल था, न्यूक्लियस सिर्फ डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियस में बन गया। फिर उसके अंदर दोनों में फिर से डिवीज़न हुआ तो न्यूक्लियस 4 बन गया। फिर न्यूक्लियस 4 के बाद 8 बन गया। तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा था अभी तक, लेकिन अब जा करके इसके अंदर साइटोकाइनेसिस हुआ, तब जा करके यहाँ पे इस तरह से कवरिंग आ गया सारे के सारे न्यूक्लियस के पास। और यहाँ पे ये जो सेल बचा बीच में, उसको बोले हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोला गया। अब यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, अब यही चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। बात करते हैं आगे। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायोसेक इन डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड, क्या लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। जैसे कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये कौन सा डिवीजन किया, माइटोसिस डिवीजन किया। कितना न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया, 2 न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई यहाँ पे, एक न्यूक्लियाई यहाँ पे। माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, क्या लिखा हुआ है, टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल।
एक पोल पे इधर आ गया, ये इधर आ गया, दोनों अपोजिट पोल पे आ गया, फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक। कितना एम्ब्रायो सैक का ये हो गया, 2 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रायो सैक बन गया ये। द टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट कंडीशन। अब यहाँ पे फिर से डिवीजन हुआ तो यहाँ पे 4 न्यूक्लिएट कंडीशन हो गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 4 न्यूक्लिएट कंडीशन एंड लेटर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, और बाद में कितना न्यूक्लिएट कंडीशन हो गया, ऊपर में 4 न्यूक्लियस, नीचे 4 न्यूक्लियस, कितना न्यूक्लियस हो गया, 8 न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ, लेटर दी 8 nucleate stage of the embryo sac. It is of the interest of the note that these mitotic division are strictly free nuclear। देखो यहाँ लिख भी दिया है कि these interest of note that these mitotic division are strictly free nuclear, मतलब यहाँ पे सिर्फ अभी न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जो डिवीज़न, ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे अंदर में सिर्फ न्यूक्लियस बट रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2, इस ऊपर में भी डिवीज़न हुआ, यहाँ भी डिवीज़न हुआ, तो सिर्फ क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस बढ़ते जा रहा है लेकिन अंदर का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस तरह के डिवीज़न को हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, जहाँ पे सिर्फ किस चीज़ का डिवीज़न हो, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न हो, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं हो, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, फ्री न्यूक्लियर इट इज़ द न्यूक्लियर डिवीज़न आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली। बोल रहा है कि दैट इज़ न्यूक्लियर डिवीज़न इज़ नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, कि न्यूक्लियस का डिवीज़न होते गया बट सेल वॉल ऐसे आना था बट वो आया नहीं। कब आया, जब 8 न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गया और लास्ट स्टेप में इस तरह से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, 3 नीचे 3 ऊपर, और बीच में ये न्यूक्लियस ऐसा ही पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, divide not followed by immediately cell wall formation. After the 8 nucleate stage, the cell wall are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte और embryo sac। जब सेल वॉल जब उसके ऊपर आ जाएगा, ऊपर में 3 और नीचे में 3, तब जाके इसको बोला जा रहा है फीमेल एम्ब्रायो सैक बोल रहे हैं या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। Observe the distribution of the cell inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall and organized into the cell. The remaining 2 nuclei, called the polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the central cell। और इस ये जो सेल है ना, ये जो सेल है जहाँ पे ये जो सेल है, इस सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल सेल, यहाँ पे आ गया बात सेंट्रल सेल। देखते हैं आगे, देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रायो सैक। 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus। इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग बोल सकते हैं एग apparatus। एग apparatus में किसको बोलेंगे, एग apparatus। एग apparatus में 3 सेल आएगा, इसमें से सिनर्गिड आ जाएगा और एग सेल आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग apparatus। 2 synergids प्लस एग सेल, एग सेल क्या बोलते हैं इसको, एग apparatus बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एग सेल, एग apparatus। द एग apparatus इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 synergid। एग apparatus में कितना synergid है, 2 synergid एंड 1 egg cell। द synergids have special cellular thickening at the micropylar tip called the filiform apparatus। ये जो synergids बना है ना नीचे वाला, ये नीचे वाला synergids, इसमें कुछ इस तरह से filiform apparatus प्रेजेंट रहता है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये डायग्राम भी दिया हुआ है इसका, कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये फीलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सिनर्गिड में प्रेजेंट है। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोल रहे हैं हम लोग फीलीफॉर्म apparatus। इसका काम है पोलन ट्यूब को पोलन ट्यूब का जब एंट्री होगा उसको गाइड करना। कौन गाइड करेगा, फीलीफॉर्म apparatus पोलन ट्यूब को गाइड करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है कि फीलीफॉर्म apparatus विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्गिड। फीलीफॉर्म apparatus का क्या रोल है, गाइड कर रहा है पोलन ट्यूब को एंट्री देने में, कहाँ पे, सिनर्गिड्स में, इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। फीलीफॉर्म apparatus विच हेल्प इन द इम्पॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्गिड। सिनर्गिड में एंट्री के लिए, एंट्री देने के लिए कौन वहाँ पे हेल्प कर रहा है पोलन ट्यूब को, फीलीफॉर्म apparatus। तो यहाँ पे लिखिए फीलीफॉर्म apparatus का फंक्शन, फीलीफॉर्म apparatus का फंक्शन लिखिए, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे
चलिए यहीं पे लिख देते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, या इसे यहाँ भी कर सकते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। guides pollen tube entry into synergids, गाइड्स पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू द सिनर्गिड। कौन गाइड कर रहा है? फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा पॉलिनेशन, बट यहाँ पे देखते हैं 3 सेल्स आर एट द चलाजल एंड एंड इज कॉल्ड एंटीपोडल। ये याद रखना है, एंटीपोडल किस एंड पे है? चलाजल एंड पे है। एंड ये एग अपैरेटस किस एंड पे है? माइक्रोपाइलर एंड पे है। तो यहीं पे लिख लीजिए, लिखने में क्या जाता है, लिखने से क्या होगा, जब देखेंगे तो तुरंत से नज़र पड़ेगा। 3 सेल्स आर एट दी चलाजल एंड कॉल्ड एंटीपोडल। तो यहाँ पे लिख लीजिए एंटीपोडल, एंटीपोडल लिख दीजिए लोकेशन, लोकेटेड एट चलाजल एंड, चलाजल एंड एग अपैरेटस कहाँ पे लोकेटेड है? माइक्रोपाइलर एंड पे। एग अपैरेटस, एग apparatus located है माइक्रोपाइलर एंड पे, लोकेटेड एट माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉल्ड द एंटीपोडल। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैव 2 polar nuclei, thus a typical angiosperm embryo sac at maturity thou 8 nucleate is 7 celled। ये याद रखना है कि एंजियोस्पर्म का एम्ब्रायो सैक कितना न्यूक्लिएट होता है? 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड। कैसे हुआ 8 न्यूक्लिएट? एक न्यूक्लियस देखो यहाँ पे, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 7 8, कितना न्यूक्लियस हो गया? 8 न्यूक्लियस। बट सेल कितना है? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 5 6, और ये जो बीच वाला सेल है ये पूरा सेल। इनको छोड़ करके ये जो बीच में जो स्पेस बचा ये एक अलग से सेल ही है, उसका नाम है सेंट्रल सेल। क्या नाम है इसका? सेंट्रल सेल। तो इसके पास कितना न्यूक्लियस हो गया? 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज। 7 सेल है ना, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 5 6, और बीच का एक सेल सेंट्रल सेल। बट सेल तो 7 है बट न्यूक्लियस कितना है? न्यूक्लियस 8 है। इसको बोलते हैं 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड कंडीशन। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। ये तो ओल्ड डेफिनेशन है, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं ये डेफिनेशन। लेकिन क्या लिखा हुआ? इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रायो सैक। मेल गैमेट कहाँ पे बन रहा है? पोलन ग्रेन में बन रहा है। फीमेल गैमेट कहाँ पे बन रहा है? एम्ब्रायो सैक में बन रहा है। एज बोथ द टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों गैमेट कैसा है? नॉन मोटाइल है, मतलब खुद से नहीं जा सकता है। दे हैव टू बॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। हाउ इज़ दिस अचीव्ड? मतलब कि जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों अपने से नहीं जा सकता है दूसरे के पास, तो उनको ले करके जाना पड़ेगा। अब देखिए उसी को हम लोग पॉलिनेशन आ गया, इसीलिए यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या पड़ा? पॉलिनेशन। मतलब कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ले करके जाना पड़ेगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब कौन ले करके जाएगा भाई? वही चीज़ को पढ़ना है। पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज़्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा मैकेनिज़्म है हमारे पास? पॉलिनेशन। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन सेड फ्रॉम द एंथर। क्या बोल रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन सेड फ्रॉम द एंथर, मतलब जो पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकला, टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। वही ओल्ड डेफिनेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। फिर लिखा हुआ है कि फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे टू ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन।
दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट। अब वही बात है कि पॉलिनेशन करवाएगा कौन, पॉलन ग्रेन को लेकर के कौन जाएगा। तो जो पॉलन ग्रेन को लेकर के जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनेटिंग एजेंट। मतलब कि ये जो पॉलन ग्रेन है जिसके द्वारा जिस मीडियम के थ्रू जाएगा उसको हम लोग बोल देते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। जो ले करके जाएगा या जिसके थ्रू जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमारे पास पहला बात करेंगे कि कितना तरह का पॉलिनेशन होता है। बहुत तरह का पॉलिनेशन हो सकता है। तो पहला जो पॉलिनेशन है काइंड ऑफ पॉलिनेशन में डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन। किस पे, सोर्स ऑफ पॉलन। पॉलिनेशन कैन बी इनटू 3 टाइप। किस पे डिपेंड कर रहा है, पॉलन का सोर्स कहाँ क्या है, कि किस स्पीसीज से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसके बेसिस पे पॉलिनेशन कितना तरह का बताया, 3 तरह का पॉलिनेशन बताया गया। अब पहला नंबर पॉलिनेशन है हमारे पास ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या है, in this type pollination is achieved within the same flower. Transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower in a normal flower which opens and exposes the anther and the stigma. Complete autogamy is rather rare. अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग क्या इसको बना सकते हैं, यहाँ पे फ्लावर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है एक, और ये एक अनदर फ्लावर है। लेकिन इसी फ्लावर में मान लेते हैं, इसी फ्लावर में यहाँ पे मेल पार्ट प्रेजेंट है और ये तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ बनाते हैं। ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर में 2 पार्ट प्रेजेंट है। एक प्रेजेंट है मेल पार्ट, एक प्रेजेंट है फीमेल पार्ट। ठीक है, तो ये जो यहाँ से जो पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा, यहाँ से पोलन ग्रेन जो बाहर निकलेगा उसको कहाँ पे जाना है, स्टिग्मा पे जाना है। कहाँ पे जाना है, स्टिग्मा पे जाना है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है एक ही फ्लावर के अंदर में हो रहा है ना, कि यहाँ पे इसी फ्लावर का ये मेल पोलन ग्रेन फॉर्मेशन किस में, कहाँ पे जा रहा है, स्टिग्मा में जा रहा है। तो इस तरह के पोलिनेशन को हम लोग बोल देते हैं ऑटोगेमी। क्या बोल देते हैं इस तरह के पोलिनेशन को, ऑटोगेमी। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेज इज एंथर। मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसका एंथर जो है ना सो एक्सपोज्ड है, पूरा खुला हुआ है, तो वहाँ पे ऑटोगेमी बहुत रेयरली पाया जाएगा। क्यों ऑटोगेमी रेयरली पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चांस ऐसा भी है कि कोई दूसरा फ्लावर आकर के यहाँ पे पॉलिनेशन कर दे, कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आकर के बाहर से कर दे। तो इसीलिए वो वैसा फ्लावर जहाँ पे ऑटोगेमी होता है उस फ्लावर का वो जो फ्लावर है वो रेयरली ओपन रहेगा, वो जल्दी ओपन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात करेंगे। आगे आगे क्या लिखा हुआ, ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा receptivity, and also the anther and the stigma should lie close to the each other so that self pollination can occur. Some plants such as, अब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, some plants such as वायोला को बोलते हैं कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। अभी आगे आएंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्या कुछ और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ना, बोल रहा है ऑटोगेमी के बारे में। क्या बोल रहा है, ऑटोगेमी के बारे में बोल रहा है कि ऑटोगेमी होगा कहाँ पे, ऑटोगेमी वहाँ पे होगा जो फ्लावर क्लोज्ड रहेगा। क्लोज्ड रहेगा, क्राइटेरिया क्या बताया कि जो स्टामेन है और यहाँ पे ये जो पिस्टिल है, दोनों को क्या रहना पड़ेगा, क्लोज इनफ रहना पड़ेगा, दोनों को साथ में एक जगह पे रहना पड़ेगा। प्लस पोलन का रिलीज होने का समय जो है ना, मैच्योर होने का समय इसका मेल पार्ट का और फीमेल पार्ट का सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। मतलब दोनों को एक ही बार मैच्योर होना पड़ेगा, तभी तो जाकर के यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इन अ नॉर्मल फ्लावर in a normal flower which opens and exposes the anther and the stigma. कंप्लीट ऑटोगेमी इज़ रेदर रेयर। वहाँ पे ऑटोगेमी बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी, मतलब कि वैसा फ्लावर जहाँ पे ऑटोगेमी होता है वहाँ पे बोल रहा है कि वो रिक्वायर करेगा सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। मतलब कि जो पॉलन रिलीज होगा
और स्टिग्मा का रिसीव करने का जो है दोनों को सिंक्रोनाइज्ड होना पड़ेगा, दोनों को एक ही साथ होना पड़ेगा, ठीक है। रिसेप्टिविटी एंड ऑल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर, दोनों को क्या लाइक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्लोज इनफ रहना पड़ेगा, सो दैट सेल्फ पोलिनेशन कैन अकर। यहाँ लिखा हुआ है कि सम प्लांट सच एज वायोला, कॉमन पेंसी जिसको बोलते हैं, ओक्सैलिस एंड कोमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। कितना तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करता है, 2 तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करता है। एक फ्लावर को बोलते हैं हम लोग चास्मोगेमस फ्लावर और एक फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये एग्जाम्पल है यहाँ पे कि वायोला, ओक्सैलिस एंड कॉमन पेंसी कितना तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करता है, 2 तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करता है। एक फ्लावर को बोलते हैं हम लोग चास्मोगेमस फ्लावर और एक फ्लावर को बोलते हैं हम लोग क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है। एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा एंड क्लिस्टोगेमस बोल रहा है कि चास्मोगेमस बोल रहा है चास्मोगेमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ द अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। चास्मोगेमस में बोल रहा है कि एंथर एंड स्टिग्मा क्या होगा, पूरा खुला हुआ होगा, मतलब फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर पूरा ओपन होगा, जहाँ पे एंथर एंड स्टिग्मा एक दूसरे पूरा एकदम सरफेस पे होगा, एयर सरफेस के कांटेक्ट में होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि चास्मोगेमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ द अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। मतलब कि एक ऐसा फ्लावर, यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ कि ये हो गया सेल्फ पोलिनेशन क्लिस्टोगेमस, ये क्लिस्टोगेमस का एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे देखिए, ये हो गया क्लिस्टोगेमस फ्लावर जहाँ पे ये पूरा क्लोज्ड है, फ्लावर कैसा है, क्लोज्ड है। और चास्मोगेमस फ्लावर में देखिए ये फ्लावर पूरा ओपन है, तो इसको बोले हम लोग चास्मोगेमस फ्लावर, इसको बोले हम लोग क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर वैसा जहाँ पे फ्लावर पूरा तरह से क्लोज्ड हो, चास्मोगेमस फ्लावर वैसा जहाँ पे एंथर पूरा एक्सपोज्ड हो, एयर के कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। बात करते हैं आगे, क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, इन सच फ्लावर द एंथर एंड द स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर। और उस फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा क्या करेगा, क्लोज टू ईच अदर रहेगा, किस में, क्लिस्टोगेमस में, क्योंकि ये फ्लावर कैसा है, क्लोज्ड है तो एंथर एंड स्टिग्मा को क्या रहना पड़ेगा, क्लोज इनफ रहना पड़ेगा ताकि ऑटोगेमी आसानी से हो सके, ठीक है। आगे देखते हैं, क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर डिहाइसेस इन द फ्लावर बड। जब एंथर से फ्लावरिंग बड के बारे में बोल रहा है, व्हेन एंथर डिहाइसेस इन द फ्लावर बड, फ्लावर के बड में जब एंथर रिलीज करता है पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट द पोलिनेशन, कि अंदर ही अंदर सारा काम हो गया। जैसे कि ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर में यहाँ पे ये एंथर बना हुआ है, ये एंथर बना दिया और ये स्टिग्मा बना दिया, ये कार्पेल बना दिया। तो यहाँ से जो पोलन रिलीज़ होगा ना, ये पोलन रिलीज़ होगा और यहीं पे चला जाएगा। तो इसको हम लोग कौन सा फ्लावर बोल दिए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोल दिए। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में कौन सा पोलिनेशन हो रहा है, ऑटोगेमी हो रहा है। समझ गए बात को, आगे बात करेंगे। दस क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, यहाँ लिख भी दिया। क्लिस्टोगेमस फ्लावर कैसा होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पे कोई चांस है क्रॉस पोलिनेशन का, क्यों नहीं है क्रॉस पोलिनेशन का चांस, क्योंकि फ्लावर ही कैसा होता है, फ्लावर क्लोज होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑटोगेमी का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये कौन सा बोल रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ऑटोगेमी ही होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड फ्लावर है, एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज्ड इनफ है, अंदर ही अंदर सारा काम हो जा रहा है। पूरा 10 क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। वहाँ पे कोई भी तरह का क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्लावर कैसा है, फ्लावर क्लोज्ड है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, याद रखेंगे ये 3 एग्जाम्पल, वायोला को बोलते हैं कॉमन पेंसी, दूसरा नंबर एग्जाम्पल है ओक्सैलिस और तीसरा नंबर है कोमेलिना। ये तीनों जो है ना, ये 2 तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करता है। कितना तरह का, 2 तरह का। एक को बोले क्लिस्टोगेमस और एक को बोले चास्मोगेमस। चास्मोगेमस कैसा फ्लावर है, ओपन है, एंड क्लिस्टोगेमस कैसा है, क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज है तो यहाँ पे कौन सा पोलिनेशन हो रहा है, ऑटोगेमी हो रहा है। यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ऑटोगेमी हो रहा है, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। फिर बोल रहा है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एजियोड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर्स। Do you think that Clistogamus is advantageous or disadvantageous to the plant? Why? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, डू यू थिंक द क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है, पहले क्लिस्टोगेमी का मतलब है एक ऐसा फ्लावर जो कैसा हो, क्लोज्ड हो। कैसा फ्लावर हो, क्लोज्ड हो, और इसी फ्लावर के अंदर में एंथर प्रेजेंट हो, इसी फ्लावर के अंदर में कार्पेल प्रेजेंट हो। तो जब एंथर मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट जब एक ही जगह पे प्रेजेंट रहेगा तो कौन सा पोलिनेशन होगा, ऑटोगेमी हो जाएगा। यहाँ पे जेनोगेमी का कोई चांस नहीं बनता है, या फिर क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस नहीं बनता है। तो इसका एक फ़ायदा होगा कि जब पोलिनेटर प्रेजेंट नहीं रहेगा
कि पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेशन करवाने वाला अगर कोई एजेंट ही नहीं रहेगा तो फिर भी इसका पॉलिनेशन होते रहेगा, फिर भी इसका फर्टिलाइजेशन जो है सो होते रहेगा। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है कि जब यहाँ पे ऑटोगेमी कंटिन्यूअसली होगा ना तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन का मतलब क्या कि यहाँ पे एक ही फ्लावर के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक ही फ्लावर का पार्ट के गैमेट के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी तरह का वेरिएशन नहीं आएगा। और वेरिएशन नहीं आएगा तो इस प्लांट में इवोल्यूशन नहीं होगा। और वेरिएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे इवोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। ये इसका डिसएडवांटेज है, ऑटोगेमी यहाँ पे होने का डिसएडवांटेज है। एक दूसरा पॉलिनेशन आ रहा है हमारे पास, जिटनोगेमी। पहला नंबर हम लोग क्या पढ़ें, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में हम लोग यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देखें। एक एग्जाम्पल देखें वायोला, एक उसको बोलते हैं कॉमन पेंसी, दूसरा एग्जाम्पल है ओक्जाइलिस और तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कोमेलिना। इसमें बताएं कि ये जो तीनों फ्लावर है ना, ये जो तीनों प्लांट है, ये 2 तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करता है। एक को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एक को बोलते हैं चाज्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, एंड चाज्मोगैमस फ्लावर कैसा होता है, ओपन होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर अगर क्लोज्ड है तो वहाँ पे कौन सा पोलिनेशन होगा, वहाँ पे ऑटोगेमी होगा। ठीक है यहाँ तक बात। अब बात करते हैं आगे जिटनोगेमी के बारे में। जिटनोगेमी में बोल रहा है, जिटनोगेमी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। क्या बोल रहा है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट में होना चाहिए। जैसे कि क्या, जैसे कि ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, यहाँ पे ये इसका लीफ, यहाँ पे इसका ये लीफ, और इस लीफ में यहाँ पे कुछ फ्लावर बना देते हैं। तो यहाँ पे ये एक फ्लावर प्रेजेंट है इस तरह से, और यहाँ पे एक फ्लावर प्रेजेंट है। तो ये तो दो प्लांट बना दिए हम। अच्छा, एक यहाँ पे बता देते हैं, एक और यहाँ पे एक और फ्लावर प्रेजेंट है। ये जो फ्लावर है ये मान लीजिए मेल फ्लावर है, ये कैसा है, मेल है, और ये फ्लावर है फीमेल। तो हुआ क्या कि प्लांट तो एक ही है, बट यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के इसी प्लांट के फ्लावर में जाएगा। तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं जिटनोगेमी। प्लांट एक ही है बट फ्लावर अलग अलग है, ये एक फ्लावर, ये एक दूसरा फ्लावर। यहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर निकला और इसी प्लांट के फ्लावर में गया, जिसको हम लोग टर्म यूज किए जिटनोगेमी। क्या टर्म यूज किए, जिटनोगेमी। ऑटोगेमी क्या है, ऑटोगेमी तो बता दिए। ऑटोगेमी क्या है कि जैसे कि ये प्लांट है और इस प्लांट में एक फ्लावर है और यहीं पे मेल पार्ट भी है और यहीं पे फीमेल पार्ट भी है, तो दोनों एक दूसरे में पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन कर लेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगेमी। जिटनोगेमी किसको बोलेंगे, प्लांट तो एक ही है बट यहाँ पे फ्लावर अलग अलग है, एक ये फ्लावर एक ये फ्लावर, जहाँ पे मेल गैमेट पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होकर के उसी प्लांट के एक अनदर फ्लावर पे जा रहा है। इसके लिए इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं जिटनोगेमी। क्या बोलते हैं इसको, जिटनोगेमी बोलते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ, आगे देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, हर उसी प्लांट का किसी अदर फ्लावर पे गया होगा। ऑल्दो जिटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन है कि नहीं। जैसे कि यहाँ से मेल गैमेट यहाँ पे आ रहा है तो ट्रांसफ़र हो रहा है ना मेल गैमेट का, एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। कि ये एक क्रॉस पॉलिनेशन हमको दिख रहा है बट यहाँ पे जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। बट क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू दी ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट लाइन क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि ये जो जिटनोगेमी है ना, फंक्शनली कैसा है, क्रॉस पोलिनेशन। मतलब कि जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है यहाँ से मेल पोलन ग्रेन रिलीज होकर के किसी दूसरे फ्लावर में जा रहा है, बट प्लांट तो सेम है ना, प्लांट सेम है, तो इसको बोल रहे हैं फंक्शनली क्या है, फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है। फंक्शनली कौन सा पोलिनेशन है, क्रॉस, बट जेनेटिकली इट इज़ ऑटोगेमी। जेनेटिकली कैसे, क्योंकि प्लांट एक ही है, प्लांट तो एक ही है ना, इसके अंदर जो भी तरह का क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो जब गैमेट जाएगा तो यहाँ पे ये और यहाँ पे जो गैमेट है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिमिलर ही होगा दोनों गैमेट। तो इसको बोल रहे हैं हम लोग जेनेटिकली सिमिलर है, बट फंक्शनली क्या है, फंक्शनली इट इज़ क्रॉस पोलिनेशन, बट जेनेटिकली इट इज़ ऑटोगेमी। ठीक है, यहाँ तक बात करते आगे। पोलन ग्रेन क्या लिखा हुआ, ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। पोलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, सेम ही प्लांट से आ रहा है, तो जीन्स तो दोनों में सेम ही होगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं जेनेटिकली कैसा हो गया, जेनेटिकली इट इज़ ऑटोगेमी हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास जीनोगेमी, और जीनोगेमी दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। जीनोगेमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। तो इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, यहाँ से पोलन ग्रेन जा करके रिलीज हो जाए यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोल दिए जीनोगेमी। क्या बोल दिए इसको? जीनोगेमी बोल दिए। ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन which during pollination bring genetically different type of pollen grain to the stigma। और यही एक पॉलिनेशन है जहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? वेरिएशन आता है। जीनोगेमी से क्या आता है? लीड्स टू वेरिएशन, लीड्स टू वेरिएशन। जीनोगेमी से क्या आता है? वेरिएशन आता है। क्यों आता है वेरिएशन? क्योंकि जो पोलन ग्रेन एंड यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो दो अलग अलग गैमेट के बीच में हो रहा है, और दोनों गैमेट अलग अलग प्लांट का है, इसीलिए यहाँ पे जेनेटिकली थोड़ा सा एडवांटेजियस है। ये जेनेटिकली क्या है? एडवांटेजियस है, मतलब कि यहाँ पे जीन्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पे इवोल्यूशन भी होने का चांस है, यहाँ पे वेरिएशन भी आने का चांस है, क्योंकि अलग अलग प्लांट के बीच में हो रहा है पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं जीनोगेमी। ठीक है यहाँ तक बात। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक बचा हुआ है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, और एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बाद यहाँ पे बचा हुआ आगे बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम लोग तीसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो 1 घंटा का लगभग हो चुका है, तो ज़्यादा लंबा बनाने से सही नहीं है। 1 घंटा देखिएगा आप लोग, साइड में ज़रूर से लिखते जाइएगा, जो भी हम लिख रहे हैं ना उसको साइड में लिखते चलिएगा। ठीक है, इस तरह से साइड साइड में नोट्स भी बनते जाएगा बुक में ही, तो जब रिवीजन कीजिएगा तो बुक ओपन कीजिएगा, सारा चीज़ याद आते जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो सब अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, या फिर कोई और तरीका। कुछ क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे, बट अभी हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ चल रहा है। एनसीईआरटी के बाद हम लोग एक सीरीज़ लेकर के आएंगे, पीवाईक्यू सीरीज़, जहाँ पे हम लोग हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।